थोड़ा सा इसका मतलब बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी बहस हो रही है कि अदब लोगों को मुतासर करता है, तो क्या वाकई ऐसा ही है? तो क्या इसके कोई शवाहिद हमारे पास हैं माजी में जो देखे जा सकते हैं? तो मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है इसको, ताकि हम हमारे सामने एक तनाजुर आ जाए, उसके बाद हम बात करें कि क्या वाकई अदब मुतासर करता भी है या नहीं, जहन साजी करता भी है या नहीं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा इस पे काम किया है, तो वो आपकी इजाज़त से मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि बड़ी इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं कि जदीद दुनिया जो है उसमें वायलेंस या तशद्दुद बहुत कम हुआ है माजी के मुकाबले। यानी अगर आप हज़ारों साल पुराने जो हमारा दौर था उसमें पहुँच जाएं, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में वायलेंस बहुत ज़्यादा था, और इंसान के हाथों इंसान के मरने की जो शरह है वो उसको भी कैलकुलेट किया गया है। और जो पुराने ढांचे मिले हैं, जो हज़ारों साल पुराने ढांचे हैं, उनसे भी अंदाज़ा ये लगाया गया है कि ये किसी दूसरे इंसान के हाथों कत्ल हुए हैं या कोई अपनी नेचुरल मौत मरे हैं। तो इस वक्त जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 10 लाख में से सिर्फ 3 लोग वो पुरतशद्दुद मौत मरते हैं। जबकि माजी में अगर आप पहुँच जाएँ तो तकरीबन 15% यानी 100 में से 15 लोग जो थे वो वायलेंट मौत का शिकार होते थे। आज ये शरह 10 लाख में से 3 है। तो एक इसके ख़िलाफ़ ये बात कही जाती है कि जदीद दौर में या पिछले 100 साल में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, पहली और दूसरी आलमी जंग, तो उनमें तो करोड़ों के हिसाब से लोग मरे हैं। दूसरी आलमी जंग में 6 लाख के करीब लोग मरे थे। पहली जंग में 6 करोड़ लोग मरे थे। पहली आलमी जंग में 2 करोड़ लोग मरे हैं। तो ये इससे ज़्यादा ख़ूनरेज़ जंगें नहीं हुई, ये एक काउंटर आर्गूमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर आप दुनिया की आबादी की शरह के हिसाब से देखें तो सबसे ख़ूनरेज़ जो सदी है वो 13वीं सदी बनती है, जिसके अंदर पूरी दुनिया की आबादी का तकरीबन 25% हिस्सा वो जंगों की नज़र हो गया था। तो 20वीं सदी इस लिहाज से इतनी खूनी जंग नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी है कि 20वीं सदी की जो जंगें हैं वो इस तरह से हैं कि एक बंदा कोई बैठा हुआ कोई बटन दबाता है और आगे, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ कि 3 लाख लोग मर गए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी को तलवार से या तीर से या कुल्हाड़ी से या भाले से किसी को कत्ल करना, वो फिर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। तो उस लेवल के हिसाब से भी अगर देखें तो 20वीं सदी वो उतनी ख़ूनरेज़ नहीं लगती जितनी पहली हैं। 13वीं सदी परसेंटेज के हिसाब से सबसे खूनी सदी है, और उसके बाद 19वीं सदी है। 20वीं सदी का नंबर तीसरे नंबर पे आता है। तो मैं आपको ये एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि तशद्दुद में पूरी दुनिया में कमी वाक़ई हुई है और मुसलसल इसका सिलसिला जारी है। आज मीडिया हमें मतलब बता रहा होता है कि जंगें हो रही हैं और तशद्दुद हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन वो मीडिया एक बड़ी डिस्टॉर्टेड फिगर आपके सामने पेश करता है। असल में वो शरह मुसलसल कम हो रही है और अमन के जो दौरानिया है उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर फिर बहुत बहस हुई है कि ये क्या वजह है कि ये वायलेंस कम हो रहा है, इंसानी अमवात जो है इंसान के हाथों उसकी शरह क्यों कम हो रही है। इस पर बहुत बहस हुई। इमानुएल कांट के ज़माने से इसके ऊपर बात की जा रही है। ख़ुद कांट ने 1795 में 3 वजूहात बयान की थी। उसने कहा था कि तिजारत, जमहूरियत और बैनुल अक़वामी बिरादरी का तसव्वुर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से तशद्दुद में कमी आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी है, और वो वजह है फ़िक्शन, और ख़ास तौर पर नावल। और इसके ऊपर बहुत मतलब रिसर्च हुई है, बड़ा काम हुआ है कि नावल ने कैसे इंसान की जहन साजी की है कि वो तशद्दुद से हटाने में, ये ज़ाहिर सिर्फ एक वजह नहीं है। जो मतलब कांट ने वजूहात बयान की हैं वो भी हैं, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। एजुकेशन लेवल भी उसकी एक वजह है। शर ख़वानदगी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बहुत बड़ी है, वो भी एक वजह है। लेकिन नावल जो है उसने भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है तशद्दुद को कम करने में। इसकी एक मशहूर मिसाल जो है वो 1752 में अमेरिकी राइटर थी हैरियट बीचर। उसका नावल है अंकल टॉम्स कैबिन, मशहूर नावल है, जिसमें एक ग़ुलाम ख़ानदान की कहानी बयान की गई है, उसके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद होता है और वो सारा माहौल। अच्छा, ये किताब इतनी मकबूल हुई
کہ اس کے 3 لاکھ نسخے جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے، اب یہ سوچیں کہ 1852 کی بات ہو رہی ہے، 3 لاکھ کتابیں اس کی بکی، اور اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا. 1752 کی بات ہے یہ کہ 1860 کے آتے آتے امریکہ بالکل 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس میں یہ صرف ایک ہی ناول نہیں تھا، بلکہ اور بھی بہت ساری تحریریں، افسانے لکھے گئے، دوسرے ناول بھی لکھے گئے. اور پھر 1861 میں امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، پورا ملک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، اور ان کے درمیان بڑی زبردست ایک جنگ ہوئی جس میں ملینز کے حساب سے لوگ مرے ہیں. صرف ایک جو میدان جنگ جو میں نے خود بھی دیکھا تھا اس میں 7 لاکھ لوگ مرے تھے. تو اچھا، اب ابراہم لنکن امریکی صدر جو تھا، جو غلاموں کو حقوق دینے کا حامی تھا، اور اس نے جنگ لڑی تھی ان لوگوں کے خلاف جو مطلب غلامی کے حامی تھے یا ان کے قائل تھے. تو جب وہ ابراہم لنکن جنگ جیت گیا تو وہ اس جو مطلب رائٹر ہے ہیریٹ بیچر، اس سے ملا اور اس سے کہا، اس نے پہلی بات ہی یہ کی کہ اچھا تم ہی وہ عورت ہو جس نے یہ جنگ شروع کرائی تھی. یعنی ایک ناولسٹ کو دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگ جس میں ملین لوگ مرے ہیں، اور اس جنگ کا فاتح جو صدر ہے، امریکی صدر، جس کو امریکہ کے عظیم ترین صدور میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس رائٹر سے مل کے کہتا ہے کہ یہ جنگ تم نے شروع کرائی تھی. تو اتنا اس کا پاورفل اس کا اثر ہوا. تو اس کے علاوہ جو روشن خیالی ہے یا انلائٹمنٹ کا دور ہے، اس میں بھی ناول نے بہت کردار ادا کیا ہے. ادب کا اور ادیب کا موجودہ جو ہمارا اس وقت کا معاصر جو معاشرہ ہے، اس میں کردار بہت محدود ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے. تو ظاہر ہے کہ جو کتاب نہیں پڑھتے، اب انہوں نے ڈراموں وغیرہ کی بات کی، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ شاید ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو ادب، خالص ادب کی بات کر رہے ہیں یا فکشن کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کتنے لوگ آج کے دور میں کتاب پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ناول اگر چھپتا ہے تو وہ ٹوٹل 300-400 کی تعداد میں چھپتا ہے، اور وہ بھی ناولسٹ اپنے دوستوں میں جا کے تقسیم کر دیتا ہے، تو وہ عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے.